नेट पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे आज हम लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इन डेप्थ मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर? किस ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार को अध्ययन करने का सबसे गहन तरीका कौन सा है? क्लिनिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन, नैदानिक विधि, प्रयोग, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन या सर्वे। तो क्लिनिकल मेथड में क्या होता है साइकोलॉजी में कि इसमें हम कुछ टूल्स और को यूज करते, कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं ताकि हम जो क्लाइंट है या जो जिसका स्टडी करना है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके। क्लिनिकल मेथड को यूज किया जाता है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, जिसका भी उसका मतलब जो केस आता है, जो मैल एडजस्टेड है या जिसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी किया जाता है। उसके घर के परिवेश के बारे में, उसके जन्म से लेकर उसके व्यवहार में, उसके बर्थ का तरीका में, उसके घर के में, उसके सिबलिंग्स के बारे में, उसके पेरेंट का, ये सारी चीज़। तो क्लिनिकल मेथड जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का एक तरीका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी हाइपोथेसिस को या तो सपोर्ट करते हैं या तो वैलिडेट करते हैं या तो उसका रिजेक्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट हमें किसी भी चीज में कॉज और इफेक्ट, कार्य कारण संबंध स्थापित करने में मदद करता है। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है और कि इसमें हम साइंटिफिक थ्योरीज को टेस्ट करते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस जो होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं और कुछ नए सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। किसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के नए सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिफिक मेथड है जो कि लोगों को हाइपोथेसिस या एक्सप्लेनेशंस के बीच में डिसाइड करने में, दो या दो से अधिक किसी चीज का एक्सप्लेनेशन है उसके बीच या दो कल्पनाओं के बीच में कुछ डिसाइड करने में मदद करता है। हाइपोथेसिस हमें सजेस्ट करते हैं कि क्या सही है और वो क्या रिजल्ट आएगा किसी एक्शन का। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इसमें है कि ये प्राइमरी सोर्स है इंफॉर्मेशन गैदर करने का। लिविंग बीइंग्स जो भी होते हैं उसमें जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं उसमें अपने सेंसेस को अप्लाई करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हम रिकॉर्ड करते हैं डेटा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए या ऑब्जर्वेशन के जरिए। ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव हो सकता है, तो उसमें क्या है कि या क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, केवल हम देख सकते हैं, या कुछ उसका न्यूमेरिकल डेटा या क्वेश्चनायर से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी फेनोमेना को हम न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच करके उसके साथ किसी भी घटना को हम उसमें नंबर देकर उसको हम उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और सर्वे क्या है? सर्वे एक रिसर्च मेथड है जो कि डेटा कलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी पहले से निर्धारित ग्रुप के संबंध में इंफॉर्मेशन जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। सर्वे का बहुत सारा पर्पस होता है जिसमें कि कौन सा मेथोडोलॉजी यूज किया जाएगा ये रिसर्चर पर डिपेंड करता है सर्वे के लिए। तो रिसर्च ह्यूमन सब्जेक्ट का जब होता है तो उसमें क्वेश्चनायर का प्रयोग किया जाता है। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को क्वेश्चनायर दिया जाता है और उससे उनके आंसर मांगे जाते हैं। सर्वे फोन से हो सकता है, ईमेल से हो सकता है, इंटरनेट के जरिए, या तो फेस टू फेस हो सकता है। तो इस तरह से ह्यूमन बिहेवियर का इन डेप्थ स्टडी जो है वो क्लिनिकल मेथड से होता है। अगला क्वेश्चन है एथनो मेथोडोलॉजिकल स्टडी इज। एथनो मेथोडोलॉजिकल स्टडी क्या है? ठीक है, तो एथनो मेथोडोलॉजिकल स्टडी के बारे में ये फिलोसॉफिकल अप्रोच है, दार्शनिक दृष्टिकोण है, या सामाजिक दृष्टिकोण है, या एक्सपेरिमेंट या सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, प्रायोगिक या प्रयोगात्मक विधि है, या फिर एनालिटिकल रिसर्च है या विश्लेषणात्मक रिसर्च है।
तो हमें इसमें से एक ऑप्शन चुनना है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च होता क्या है या स्टडी होता क्या है। तो एथनो मेथोडोलॉजी क्या है, इस मतलब यह बतलाता है या इसका अध्ययन करता है कि किस तरह से कोई सोशल ऑर्डर प्रोड्यूस हुआ या किस प्रोसेस से ये कोई सोशल ऑर्डर चल रहा है, सामाजिक प्रक्रिया चल रही है। एंड ये क्या है, ये एक ऑल्टरनेटिव देता है सोशियोलॉजिकल जो भी अप्रोच है उसके लिए हमें स्टडी करने के लिए एक डिस्क्रिप्टिव डिसिप्लिन देता है। ये डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक क्षेत्र है जो कहता है कि कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं खोजता, ना कोई इवेल्युएशन खोजता है किसी सोशल ऑर्डर का जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, कोई सामाजिक व्यवस्था का, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। एथनो का मतलब क्या होता है? एथनो का मतलब होता है सोशियो कल्चरल, कोई भी पर्टिकुलर सामाजिक सांस्कृतिक ग्रुप, सोशियो कल्चरल ग्रुप होता है, उसका हम स्टडी करते हैं। तो कोई भी लोकल कम्युनिटी या किसी का भी हम अध्ययन करते हैं। मेथड क्या हो गया कि प्रैक्टिस को, तो कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो किस तरह का प्रैक्टिस या किस तरह का मेथड अपने एक्टिविटीज में करता है, जैसे वो किस तरह का। तो एथनो हो गया, मेथड में हो गया प्रैक्टिस, इसका मेथड का अर्थ हो गया प्रैक्टिस, और लॉजी तोड़ने से ये सब 3 वर्ड मिले हमें, इसका मतलब है सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन। तो एथनो मेथोडोलॉजी क्या हुआ, ये अप्रोच है जिसमें सोशियोलॉजी किसी भी चीज पर फोकस करता है कि लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से अपने दैनिक जीवन में वो अपने लॉजिक को एम्प्लॉय करते हैं। जैसे मान लो कि कैसे लोग एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद वो सहमत होते हैं तो सिर हिलाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारे मेथड्स अगर करेक्टली नहीं यूज होता है तो कन्वर्सेशन ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए ये देखता है कि एक सामाजिक व्यवस्था में एक सोशल कल्चरल ग्रुप है जो किस तरह से आपस में व्यवहार करते हैं, किस तरह का प्रैक्टिस है उनके एवरीडे के एक्टिविटीज में। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होता है कि एक रिलेशनशिप 2 वेरिएबल के बीच में स्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है 2 से अधिक वेरिएबल के बीच में। तो एथनो मेथोडोलॉजी क्या है, सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन है जो कि किसी सोशल ग्रुप के द्वारा अपनाया जाता है। तो चूंकि यह मेथड क्या है, सोशल ऑर्डर के बारे में से जुड़ा हुआ है, इसलिए, और चूंकि यह सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल ऑर्डर के से जुड़ा हुआ अप्रोच है, एथनो मेथोडोलॉजी जो किसी ग्रुप का सोशल प्रैक्टिस को अध्ययन करता है, इसलिए यह क्या होगा, यह सोशियोलॉजिकल अप्रोच है। इसलिए इसका आंसर होगा सामाजिक दृष्टिकोण। ठीक है, इसका आंसर है बी, फिलोसॉफिकल अप्रोच नहीं है, जो कि फिलोसफर्स या उनके सिद्धांतों को ध्यान देता है। तो ये समाज और सोशियो कल्चरल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे सोशियोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है। अगला है अकॉर्डिंग टू जीजी मॉली द सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन ऑफ, किस विधि का, interpreted in the broader sense is to the solution of educational problem is educational research। जीजी मॉली के अनुसार शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए किस विधि का हमें बताना है, व्यवस्थित और विद्वतापूर्ण अनुप्रयोग किया, जिसकी व्याख्या व्यापक अर्थ में की जाती है, शैक्षिक अनुसंधान है। तो हमें बताना है कि शैक्षिक अनुसंधान क्या है। तो एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान क्या है, ये मतलब फील्ड एजुकेशन से जुड़े हुए सारे डेटा
जो हम कलेक्ट करते हैं, सिस्टमेटिक कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटेड टू फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए आंकड़ों का सिस्टम क्रमबद्ध और अध्ययन करना ही कलेक्शन और विश्लेषण ही एजुकेशनल रिसर्च है। तो एजुकेशनल रिसर्च या शैक्षिक अनुसंधान किस चीज में करता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉलेज के एडवांसमेंट में, ज्ञान के को बढ़ावा देने में। तो ये प्रैक्टिकल एजुकेशनल जो भी चैलेंज होता है उसका आंसर देता है साइंटिफिक मेथड को अपनाकर। एजुकेशनल रिसर्च हमें सॉल्यूशंस देता, आंसर्स देता है जो प्रॉब्लम होता है एजुकेशनल फील्ड में, जो चैलेंजेस आते हैं। तो जीजी मौलिक का क्या व्यू है कि जीजी मौलिक का मानना है कि एजुकेशनल रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड है। ये साइंटिफिक मेथड है। जीजी मौली का कहना है कि एजुकेशनल रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है। जीजी मौली का कहना है इज साइंटिफिक मेथड, ये वैज्ञानिक तरीका है किस चीज का, ऑफ सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम, शैक्षिक समस्याओं के समाधान का वैज्ञानिक तरीका क्या है, एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो उन्होंने रिसर्च को किस तरह से डिफाइन किया है कि यह एक सिस्टमैटिक और स्कॉलरली शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित और विद्वतापूर्ण अनुप्रयोग है। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इंटरप्रेटेड इन ब्रॉडर सेंस, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, टू सॉल्यूशन ऑफ सोशल studiedly problems, systematic study designed to promote the development of social। तो ये क्या है, ये social studies as a science can be considered as research। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है, आगमनात्मक विधि या निगमनात्मक विधि नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आगमनात्मक विधि क्या है, ये रिसर्च का मेथड है, अनुसंधान एक वैज्ञानिक विधि है। एजुकेशनल रिसर्च एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, और आगमनात्मक क्या है कि जिसमें हम एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं तब हम रूल तक जाते हैं, और डिडक्टिव में क्या है कि पहले रूल को जानते हैं फिर एक एक उदाहरण पर उसका प्रयोग करते हैं। और चर्चा विधि क्या है, ये सभी बच्चों को क्लास में इन्वॉल्व करने का या अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा में इन्वॉल्व करने का तरीका है कि किसी विषय पर डिस्कशन करें जिसमें सारे बच्चे, क्लासरूम टीचिंग का एक तरीका है जिसमें कि सभी बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। अगला है एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड स्टडी इन ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में एक एनजीओ ने स्टडी किया और क्या देखने के लिए, टू सी द इम्पैक्ट ऑफ कैंपेन अप्रोच। ग्राम पंचायत में जो बच्चों के ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन, एनरोलमेंट जिसको नामकरण और जो स्कूल में बच्चे बने रहें, इसके लिए ये जो अभियान चलाया गया है इसके प्रभाव को देखने के लिए एक अध्ययन किया। गैर सरकारी संगठनों ने, एनजीओज ने एक स्टडी किया टू सी द इम्पैक्ट ऑफ कैंपेन, जो कैंपेन चलाया गया उसका प्रभाव देखने के लिए कि बच्चों के नामांकन और एनरोलमेंट और रिटेंशन मतलब स्कूल में जैसे एनरोल हुए तो बच्चे स्कूल में पढ़ते रहें, क्लास 8 तक वो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें। तो इसके लिए जो कैंपेन चलाया गया उसके प्रभाव को देखने के लिए उन्होंने एक स्टडी किया। उस स्टडी को हम क्या कहेंगे, वो स्टडी किस चीज का उदाहरण है। तो इसका हम पहले आंसर को कर लें फिर एक एक करके हम बताएंगे। इसका आंसर है फील्ड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जो कैंपेन चलाया गया उसका उन्होंने अध्ययन किया। तो रिसर्च किस तरह का, ये तो रिसर्च तो हम जानते हैं कि ये सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। रिसर्च एक क्रमबद्ध तरीका है
तो फील्ड एक्सपेरिमेंट इसका आंसर है। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, फील्ड एक्सपेरिमेंट में जो स्टडी किया जाता है वो रियल वर्ल्ड सेटिंग में, वो स्कूल में जाके अध्ययन किया गया, वो देखा गया कि जिन बच्चों का एनरोलमेंट हुआ वो कितने बच्चे स्कूल में बने हुए हैं, रिटेन कर रहे हैं, पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। तो इसलिए ये लेबोरेटरी में या कहीं और नहीं, ये रियल जहाँ पर ये काम हो रहा है वहाँ जाके स्टडी किया जाता है, रियल वर्ल्ड सेटिंग में जाके काम किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि सैंपल्स या जो नामांकन हुआ है उसको जाके नेचुरल एनवायरनमेंट में स्कूल में जाकर देखा जाता है, बिना उनको पता चले, बिना उनको डिस्टर्ब किए देखा जाता है। तो सैंपल्स जो भी हम लेते हैं, जिनका अध्ययन करते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि उनको देखने के लिए या उनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए या उनका अध्ययन के लिए ये लोग आए हैं। दूसरा है कि नन एनजीओ जो हैं वो स्टडी करते हैं ग्राम पंचायत में, ये देखने के लिए कि जो कैंपेन अप्रोच है एनरोलमेंट और रिटेंशन का वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जाके वो बच्चों को नेचुरल सेटिंग स्कूल में जाकर देखते हैं, इसलिए इसे फील्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ जाकर जहाँ पर बच्चों का एनरोलमेंट हुआ उस जगह पे जाके देखते, उस फील्ड में जाकर अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होता है, वर्णनात्मक अध्ययन में क्या होता है कि वो किसी भी फेनोमेना जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसके सारे विशेषताओं का अध्ययन करते हैं या उसके फीचर्स को हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हम लेते हैं। तो यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे हमको देखना है डिस्क्रिप्टिव स्टडी में कि टीचिंग एप्टीट्यूड साइंस टीचर्स का क्या है किसी भी क्लास के लिए। तो इसके लिए हम क्या होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड साइंस टीचर का देखने के लिए हमें वहाँ पर उनके बारे में जानना होगा। वहाँ पर इसमें ये नहीं है कि हम वहाँ स्कूल में जाकर देखें। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड को हम ऐसे भी वर्णन कर सकते हैं कि क्या है साइंस के टीचर्स का एप्टीट्यूड क्या है, ये कहाँ का देखना है, कैसे देखना है। और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या होता है कि जब हम घटना घट जाती है तब उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ जो होता है एक्स पोस्ट फैक्टो में, कार्योत्तर अनुसंधान में रिसर्चर का कोई हाथ नहीं होता है, वो घटना घटने के बाद वो जाता है और अध्ययन करता है। इसमें रिसर्चर का कोई, घटना घटते समय रिसर्चर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसका रिसर्चर का ना तो कोई डायरेक्ट कंट्रोल होता है कि वो घटना कैसे घटी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हो गया जिस, तो वो उसके बाद का। तो इसको ऐसे कहते हैं कि इसको कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च भी कहते हैं, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च भी कहा जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को। इसलिए अगर ये पूछा जाए तो दोनों वही चीज है। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चों का हम अध्ययन कर रहे हैं कि लॉकडाउन से बच्चों के मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा, स्कूल जाने वाले बच्चों को लॉकडाउन की वजह से घर में रहना पड़ गया, तो उनके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा। तो इसमें केवल हमें इम्पैक्ट देखना है, इसमें जो रिसर्च हम करेंगे तो इसमें हमारा कोई मतलब उस घटना पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन उसका बच्चों पर क्या असर पड़ा हम केवल इसको अध्ययन करेंगे, केवल ऑब्जर्व करके। तो अगला है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या बता रहा है कि केवल पास्ट इवेंट्स का अध्ययन हम करते हैं, जो भी एविडेंस अवेलेबल है उसके आधार पर। जैसे ब्रिटिश रूल का इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा, तो जो भी हमारे पास एविडेंस है या जो भी फैक्ट्स या जो भी किताबें मौजूद हैं उसके आधार पर, न्यूज़पेपर जर्नल्स के आधार पर हम उनका अध्ययन करते हैं। ये हम इसमें क्या है कि हम जो भी कंक्लूजन्स या पास्ट इवेंट्स के बारे में हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं फैक्ट, वो हमें बुक्स, जर्नल्स या घटनाओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है जो ऑलरेडी हो चुकी है उसके आधार पर करते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या पर्पस है कि
जो भी पास्ट में हुआ उसको, उस घटनाओं का अध्ययन करके उसे प्रेजेंट में उससे सीख लेना। तो ये इस इवेंट्स का क्या इसका रेलेवेंस है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, इसको जानने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर है फील्ड एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन है, हमें मैच करना है, दो लिस्ट दिया हुआ है और इसमें हमें मैच करना है। एक में है टाइप्स ऑफ रिसर्च और दूसरा में है उसके फीचर्स, उसको हमें मैच कराना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ट्रायंगुलेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी इसका पहले हमें मैच कराना है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है वो है, इसमें क्या होता है कि क्वालिटेटिव डेटा को पहले गैदर करते हैं और उसके बाद फिर सेम प्रीडोमिनेट्स लेटर। उसके बाद आता है हमारा दूसरा है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल में मैक्रो लेवल एनालिसिस अटेम्प्टेड फॉर द डेटा, इसको हम अभी एक्सप्लेन भी करेंगे। तीसरा है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जो कि हमें बताता है क्वांटिटेटिव डेटा इज गैदर्ड एंड सेम प्रीडोमिनेट्स लेटर। मतलब क्या है कि पहले हम इसमें पहला क्या है कि एक्सप्लोरेटरी में हम क्वालिटेटिव डेटा पहले गैदर करते हैं, फिर उसके आधार पर हम कंक्लूड करते हैं। यहाँ क्वांटिटेटिव डेटा गैदर करते हैं, यहाँ मैक्रो लेवल पर एनालिसिस करते हैं, बृहद पैमाने पर। और ट्रायंगुलेशन में हम क्या करते हैं कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों डेटा को गैदर करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल जो रिसर्च होता है उसमें रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री यूनिट। मतलब कि अब इसका आंसर, पहले हम इसका आंसर ऑप्शन 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए का है 2, बी का है 5 और सी का है 4, डी का है 2, डी का 2 और ई का है 1। ठीक है, तो इसका आंसर को हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है अध्ययन का या इन्वेस्टिगेशन का, किसी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने का, जो कि पहले से उसको पूरी तरह से स्टडी नहीं किया गया है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को पहले से अध्ययन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि ये रिसर्च इसमें इसलिए किया जाता है ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका अच्छे से अध्ययन किया जा सके, लेकिन यह हमें कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं देता। क्योंकि ये प्रिलिमिनरी रिसर्च है और हमें ये हेल्प करता है कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का गोल क्या है कि प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और उसके बाद हाइपोथेसिस बनाना। तो ये एक्सप्लोरेशन जो है वो लिटरेचर सर्च से होता है। तो इसमें हमें क्वालिटेटिव डेटा, पहले लिटरेचर हम सर्च करते हैं और ग्रुप डिस्कशन करते हैं या केस स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम ग्रुप क्वालिटेटिव डेटा गैदर करते हैं, तब उसके बाद उसके आधार पर हम कुछ मतलब कोई भी डिस्कशन या कोई भी निष्कर्ष निकालते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होता है कि इसमें है कि जिसमें सब्जेक्ट डिफरेंट एज के सब्जेक्ट को हम कंपेयर करते हैं सेम टाइम में। तो मैक्रो लेवल इसीलिए हो गया क्योंकि इसमें हर एज ग्रुप के लोगों को लेकर हम स्टडी करते हैं सेम टाइम पर। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन का मतलब हुआ कि अलग अलग ग्रुप को स्टडी एक साथ करना एक सेम टाइम पर। मान लीजिए कि हम किसी प्रॉब्लम को ये स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हम डिफरेंट एज ग्रुप को लेकर स्टडी करेंगे। तो ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में यूज होता है
और इस सोशल साइंस और एजुकेशन में भी इसका यूज होता है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है वह एक तरह का ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, जो कि डेटा को एक किसी गिवन पॉइंट पे डेटा को लेते हैं हम और एक गिवन टाइम पे, लेकिन पॉपुलेशन जो होता है वो बहुत सारे सबसेट से होते हैं, अलग अलग ग्रुप से लिया जाता है। तो इस टाइप की स्टडी को क्रॉस सेक्शनल कहा जाता है या प्रीवैलेंस स्टडी भी कहा जाता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है कि यहाँ पर एक वैसे प्रॉब्लम के लिए ये रिसर्च किया जाता है जो कि पहले से बहुत उस पर रिसर्च नहीं हुआ है, बढ़िया से रिसर्च नहीं हुआ है। और ये इसके लिए क्या है कि ये रिसर्च डिज़ाइन जो है वो जो भी है कि आपका स्टडी जो है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है तो उसका डिटेल स्टडी की आवश्यकता होती है। तो इसमें ये मतलब इसमें क्वांटिटेटिव डेटा की ज़रूरत होती है। ट्रायंगुलेशन अप्रोच में क्या होता है रिसर्च में कि ये ज़्यादा एक से ज़्यादा मेथड का प्रयोग करके डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ट्रायंगुलेशन में क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी सब तरह का डेटा सेम टॉपिक पर बहुत सारा तरह का डेटा कलेक्ट किया जाता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा सेम टॉपिक पर। इससे क्या होता है कि रिसर्च की वैलिडिटी को एश्योर करने के लिए बहुत तरह के मेथड का प्रयोग किया जाता है। सेम टॉपिक पर डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत मेथड का प्रयोग किया जाता है, बहुत तरह के सैंपल का प्रयोग किया जाता है। तो ये ट्रायंगुलेशन जो मेथड है वो रिसर्च की क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी जो भी फाइंडिंग होती है उसको इंक्रीज करता है। और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो है वो कोरिलेशनल रिसर्च है, जो कि वेरिएबल्स को एक लंबे टाइम तक मतलब एक किसी भी ग्रुप के किसी एज के बच्चों का लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। तो ये स्टडी जो है ना ये इसका अध्ययन लंबे समय तक वीक्स मंथ्स ईयर तक चलता है सेम केस में। तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का फायदा क्या है, रिसर्चर बहुत सारा डेवलपमेंट या चेंज जो होता है उस टारगेट पॉपुलेशन का उसको वो ऑब्जर्व कर सकता है। तो लॉन्गिट्यूडनल ये है कि सिंगल मोमेंट से ज़्यादा मतलब बहुत लंबे समय तक चलता है। तो एक्सप्लोरेटरी जो है क्वालिटेटिव डेटा पहले गैदर किया जाता है, उसके बाद उस डेटा को वही डेटा फिर बाद में प्रीडोमिनेट करता है। और क्रॉस सेक्शनल में मैक्रो लेवल एनालिसिस पर अटेम्प्ट किया जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को अध्ययन किया जाता है। एक्सप्लेनेटरी में क्वांटिटेटिव डेटा को गैदर कर लिया जाता है और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ट्रायंगुलेशन में दोनों बहुत तरह का मेथड अपनाकर डेटा गैदर किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल में लंबे समय तक सेम ग्रुप का स्टडी किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, Which of the following are the characteristics of a seminar? सेमिनार के characteristics क्या हैं? तो it is a form of academic instruction. Yes, यह एकेडमिक निर्देश का एक रूप है, ठीक है। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग डिस्कशन एंड डिबेट, ये पहले भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस किए। इसमें पूछताछ क्या होता है कि सेमिनार में पेपर प्रेजेंट किया जाता है और अपने ओपिनियन दिए जाते हैं, जिसमें कि जो भी श्रोता होते हैं आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उस पर डिबेट हो सकता है। इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, नॉट नेसेसरी इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन्स। यस, इसमें कुशल व्यक्तियों के एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि उस टॉपिक पे प्रकाश डालते हैं और उस पर डिस्कशन होता है। सो इट इज कॉल्ड सेमिनार, जिसमें टाइम फिक्स होता है और हर व्यक्ति अपने पेपर को प्रेजेंट करता है जिसमें वो उस टॉपिक को डिटेल में बताता है, आंकड़े देता है, उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स भी होते हैं। अब विच ऑफ द स्टेटमेंट
is which type of statement is not true in participatory research? Participatory research में के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इट रिकॉग्नाइजेज नॉलेज एज पावर, या ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है. इट एम्फेसाइजेज ऑन पीपुल एज एक्सपर्ट्स, या विशेषज्ञ के रूप में लोगों पर जोर देता है. इट इज कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, ये जांच की सामूहिक प्रक्रिया है. इट सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज. तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च का सोल पर्पस है ज्ञान का उत्पादन, क्योंकि ये पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो है वो बहुत सारा मेथडोलॉजी और टेक्निक को लेकर चलता है. और इसमें क्या है कि रिसर्चर को ये पावर देता है कि वो पार्टिसिपेंट्स हैव कंट्रोल ओवर द रिसर्च एजेंडा. तो प्रोसेस और एक्शन जो होता है पार्टिसिपेटरी रिसर्च का, तो इसमें क्या होता है कि वो लोग जो होते हैं ना, सो पार्टिसिपेशन जो होता है जो लोगों का, वो इसको स्टडी किया जाता है. तो इंक्लूजन ऑफ पॉपुलर नॉलेज, इसमें फिर है कि ए फोकस ऑन पावर और एम्पावरमेंट, मतलब तीनों पॉइंट को इसमें स्टडी किया. कॉन्शियसनेस मतलब एजुकेशन ऑफ पार्टिसिपेंट का, एजुकेशन को बढ़ाता है. तो इसमें क्या है कि बहुत सारे फैक्टर पार्टिसिपेटरी रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं. इसलिए यह कहना सही है कि सोल पर्पस ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च है क्या? ज्ञान का उत्पादन. इसमें क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेके चलते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनका अध्ययन किया जाता है. उसके बाद उसमें नॉलेज का इंक्लूड किया जाता है, नॉलेज का समावेशन होता है, और पावर और एम्पावरमेंट होता है, मतलब कि नॉलेज को पावर के रूप में इसमें इस्तेमाल किया जाता है. तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये कथन सही नहीं है कि इसका सोल पर्पस प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है. तो ये कहा जाता है कि बहुत सारे फैक्टर पार्टिसिपेटरी रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए यह कहना गलत है कि इसका सोल पर्पस क्या है कि क्रिएशन ऑफ नॉलेज. ये सारी ऊपर की चीजें सही हैं, इसलिए इसका केवल एक ही पर्पस नहीं है, इसलिए ये इसके इस संबंध में इनकरेक्ट हो जाता है. अब कोरिलेशन, व्हाट इज द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस? कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध. सहसंबंध क्या मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध बताता है. सर कोरिलेशन क्या बताता है? दो वेरिएबल्स के बीच में कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है. तो उसे हम अगर दोनों बोथ वेरिएबल्स ग्रो इन सेम डायरेक्शन, बोथ vary in same direction, तो हम इसे दोनों वेरिएबल अगर एक ही दिशा में बढ़ते हैं तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं. एक बढ़ता है और दूसरा नहीं, एक बढ़ रहा है, एक संबंध मतलब दोनों में संबंध नहीं दिखता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, तो उसे हम डिफरेंस जब होता है वेरिएबल्स में तो उसे हम नेगेटिव कहते हैं. मतलब क्या होता है नेगेटिव कोरिलेशन. और तीसरा होता है कि दोनों में कोई संबंध नहीं होता है. तो ये मेजर एट्रीब्यूट ऑफ कोरिलेशन जो होता है वो एसोसिएशन को बताता है, दोनों चरों के बीच सहसंबंध होता है, संबंध को बतलाता है. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कोरिलेशन हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध को बतलाता है. तो एक पॉजिटिव होता है, जब एक बढ़ता है दूसरा घटता है तो उसे नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, और जब दोनों में कोई संबंध नहीं होता है तो उसे जीरो कोरिलेशन कहते हैं. तो सहसंबंध विश्लेषण की सबसे प्रमुख विशेषता है चर के बीच संबंध. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.